हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था मोललता और मोल अंश में संबंध है, और उस संबंध पर हमने सवालों की प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रवीय विलयन। देखिए, विलयन जो है आपका टोटल 3 प्रकार का होता है, क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक गैसीय विलयन होता है, एक आपका द्रवीय विलयन होता है, और तीसरा जो आपका होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है यानी ठोस विलयन। तो हमें पढ़ना किसको है? हमें पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन को, द्रवीय विलयन को। अब देखिए, द्रवीय विलयन की पहले डिफिनेशन समझ लीजिए कि इसकी डिफिनेशन क्या बन सकती है। तो देखिए, आपको एक बात मैंने बताई थी जब चैप्टर शुरू किया था, तो वहां पर बताया था कि किसी भी विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो निर्धारित करने का काम कौन करेगा? तो वो निर्धारित करने का काम करेगा आपका विलायक, है ना। क्योंकि विलयन के अंदर विलायक की मात्रा हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है, और विलय की मात्रा कम होती है। तो इसलिए जो विलयन की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था का मतलब वो कैसा होगा, नेचर उसकी कैसी होगी, प्रकृति उसकी कैसी होगी, तो वो डिसाइड करने का काम जो करता है वो सॉल्वेंट करता है यानी विलायक करता है। तो परिभाषा इस प्रकार से बन जाएगी लिक्विड सॉल्यूशन की कि वह विलयन जिसमें विलायक हमेशा किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलय ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। यानी वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन विलायक फिक्स है। विलायक किस अवस्था में रहेगा? विलायक हमेशा लिक्विड स्टेट में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। तो जब विलायक द्रव अवस्था में रहेगा और विलयन का जो नेचर है वो डिसाइड कौन करता है? विलायक करता है। तो विलयन कैसा बन जाएगा? द्रवीय विलयन बन जाएगा। और इस प्रकार से जो विलयन डिवाइड हो जाएगा वो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। द्रवीय विलयन जो हो जाएगा वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। देखिए, नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि पहला क्या है कि एक कंडीशन तो ये बनेगी कि जब विलय क्या आपका गैस हो और विलायक आपका क्या है? द्रव। विलायक की अवस्था बदलने वाली नहीं है, जबकि विलय की अवस्था अलग अलग स्थितियों में बदलती रहेगी। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले जो आपका विलय है वो कौन है? गैस है। लेकिन विलायक फिक्स रहेगा, सॉल्वेंट फिक्स रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा, द्रव रहेगा। तो गैस की द्रव में विलेयता यानी गैस की द्रव में विलेयता को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जो नियम होता है वो होता है हेनरी का नियम। यानी हेनरी नामक वैज्ञानिक ने अपना जो नियम दिया है वो गैस की द्रव में विलेयता को एक्सप्लेन करता है। उसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि इसकी विलेयता को आसानी से समझेंगे। तो यहां पर गैस की द्रव में विलेयता को एक्सप्लेन करने के लिए हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम को। उसके बाद सेकंड जो हमारा बन जाएगा, अब एक बात यहां पर क्या हो गया कि एक अवस्था में आपने देख लिया कि विलय कैसा था? गैस। सेकंड अवस्था में जो आपका है, अब क्या है कि कंडीशन ये बन सकती है कि जो विलय है आपका वो कैसा हो? लिक्विड हो यानी द्रव हो। अब विलय द्रव अवस्था में भी तो हो सकता है, तो विलय क्या हो जाएगा यहां पर? द्रव। लेकिन विलायक की कंडीशन, जो विलायक की स्थिति है, जो विलायक की प्रकृति है वो हमेशा फिक्स है कि विलायक कैसा रहेगा? वो हमेशा द्रव रहेगा। तो यहां पर देखिए, विलय क्या है? द्रव है, और विलायक भी क्या है? द्रव है। यानी इस प्रकार दोनों द्रव द्रव हैं। तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? तो द्रव की द्रव में विलेयता यानी लिक्विड की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। यानी राउल्ट्स लॉ जो होता है वो द्रव की द्रव में विलेयता को एक्सप्लेन करता है। तो ये बन जाएगा सेकंड केस। ये भी आपका विलयन कैसा होगा? द्रवीय विलयन होगा, लिक्विड सोल्यूशन होगा। उसके बाद जो नंबर थर्ड है, अब देखिए यहां पर विलय कौन सी अवस्था में था? द्रव अवस्था में था। अब तीसरी कंडीशन बन जाएगी कि विलय किस अवस्था में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा, ठोस अवस्था में। तो जब विलय हमारा क्या होगा? ठोस अवस्था में होगा, और विलायक की अवस्था तो फिक्स है कि विलायक द्रव अवस्था में ही होगा। तो विलय ठोस है और विलायक क्या है? द्रव है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसको समझने के लिए हमें पढ़ना होता है अणुसंख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी 4 होती हैं, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। देखिए, अणुसंख्य गुणधर्म में ये जान लीजिए कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, है ना। और किसके अणुओं की संख्या पर? तो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म कहलाएंगे। तो यहां पर देख लीजिएगा कि विलय आपका क्या है? ठोस है, और विलायक क्या है? द्रव है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पढ़ना होगा अणुसंख्य गुणधर्म। तो तीनों को मैंने बता दिया कि द्रवीय विलयन जो आपका हो जाएगा वो 3 प्रकार का हो जाएगा। हमें क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि विलायक की अवस्था हमेशा क्या रहेगी? द्रव रहेगी। यानी विलायक हमेशा द्रव रहेगा, और विलय की अवस्था बदलती रहेगी। विलय कभी गैस होगा, कभी द्रव होगा,
कभी ठोस होगा। तो विलय तीनों में से किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन विलायक की अवस्था फिक्स है कि वो हमेशा किस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। तो सबसे पहले जो हमें कंडीशन पढ़नी है गैस की द्रव में विलेयता, और इसके लिए हमें पढ़ना है हेनरी का नियम। यानी हम चालू कहां से करेंगे, हेनरी के नियम से, हेनरीज लॉ से चालू करेंगे, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें गैस की द्रव में विलेयता को एक्सप्लेन करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको हेनरी का नियम करवाता हूं। तो चलिए देख लेते हैं हम, गैस की द्रव में विलेयता को एक्सप्लेन करता है हेनरी का नियम। और ये हेनरी का नियम कहता क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि हेनरीज लॉ, यानी हेनरी का नियम। देखिए हेनरी का नियम जो होता है, क्या बताया गया इसमें, लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यानी फिक्स टेम्परेचर पर, एट फिक्स टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब कैपिटल टी उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के बराबर होता है या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यह भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। यानी यह नियम ये कह रहा है कि यदि हमें क्या करना है, किसी गैस को द्रव में मिलाना है ना, किसी गैस को द्रव में मिलाना, तो आप ही सोचिए कि गैस को द्रव में मिलाना क्या आसान है भाई, द्रव लिक्विड को लिक्विड में मिलाना आसान है, लेकिन गैस को द्रव में मिलाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए अगर गैस को हमको द्रव में मिलाना है तो हमें क्या करना होगा कि गैस में उस द्रव पर, लिक्विड पर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के, और जितना ही ज्यादा दाब लगाएंगे उतना ही ज्यादा मात्रा में गैस उस द्रव के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, फिल हो जाएगी, भर जाएगी उसके अंदर, है ना। तो यही हेनरी का नियम कहता है कि उस विलयन पर हमें क्या करना है कि दाब लगाना है। जब प्रेशर लगाएंगे तभी हमारी गैस क्या होगी कि लिक्विड के अंदर मिक्स होती है। जैसे कि आप एग्जांपल में देखते हैं कि जो फैक्ट्रियों में कोका कोला वगैरह बनता है, पेप्सी वगैरह, थम्स अप वगैरह बनता है, तो उसमें क्या होती है कि लिक्विड के अंदर, यानी उस लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है। तो कैसे उसमें वो प्रोसेस की जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर पर, बहुत उच्च दाब पर, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में मिलाना है। उस कोका कोला की बोतल में जो आप देखते हैं उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कभी आप उसको जब खोलते हैं तो क्या होता है कि बहुत तेजी के साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके अंदर मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दाब लगाना पड़ता है। तो जितना ही ज्यादा दाब लगाएंगे उस गैस का जो मोल अंश है, देखिए यहां पर एक इकाई ली गई है कि गैस का मोल प्रभाज, है ना। अब ये गैस की मात्रा को एक्सप्लेन किया गया है किसमें, मोल प्रभाज में। मोल प्रभाज भी क्या बताता है, किसी विलयन के अंदर उस विलय की कितनी मात्रा है, यही तो बताता है। किसी विलयन के अंदर विलय की कितनी मात्रा है ये बताता है हमारा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज भी एक सांद्रता की इकाई है। तो यहां पर कहता है कि मोल प्रभाज के बराबर होता है या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मान लिया कि यहां पर समानुपाती ही लिखा हुआ आपको मिल सकता है कि मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ज्यादा सही वर्ड समानुपाती लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर भी लिखा जा सकता है, बराबर भी सही है, समानुपाती भी सही है। तो मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात करके देखिएगा, लिखा हुआ है अर्थात, ये क्या है पी, तो पी है आंशिक वाष्प दाब, यानी ये पी है वाष्प दाब और समानुपाती किसके है, ये गैस का मोल प्रभाज है, देखा है ना। तो ये क्या है, ये है मोल प्रभाज का सिंबल, और ये जी किसके लिए है, तो गैस के लिए है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि आंशिक दाब समानुपाती होगा गैस के मोल प्रभाज के। अब देखिए ये समानुपाती का सिंबल हो गया। अब यहां से समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, कोई नियतांक आ जाएगा। तो यहां पर आगे देखिएगा कि ये लिखा हुआ है आंशिक वाष्प दाब हो गया, और यहां से ये सिंबल हटाया समानुपाती का तो एक नियतांक आ गया के एच। इस के एच नियतांक का नाम है हेनरी नियतांक, है ना। ये के एच क्या है, हेनरी नियतांक है, और ये गैस का क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है। तो ये हेनरी नियतांक हो गया और ये गैस का मोल प्रभाज है। अब एक मिनट के लिए देखिएगा, मैंने अथवा करके दूसरा भी फार्मूला लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर मुझे यहां से के एच निकालना हो, मान लिया हेनरी कांस्टेंट आपको ज्ञात करना हो, तो हेनरी कांस्टेंट अगर आपको यहां से निकालना है तो के एच क्या होगा, के एच यही रह जाएगा, ये एक्स जी क्या होगा, पी के अपॉन में आ जाएगा। तो फार्मूला बनेगा के एच बराबर पी अपॉन एक्स जी, यानी हेनरी नियतांक बराबर आंशिक वाष्प दाब बटे विलय का क्या है, मोल प्रभाज है, या गैस का मोल प्रभाज, विलय का नहीं कहेंगे, गैस का मोल प्रभाज
कहेंगे। वैसे विलय भी कह सकते हैं, क्योंकि गैस क्या है, द्रव में मिल रही है ना, तो गैस क्या है, हमारी विलय है, और द्रव क्या है, वो तो आपको पता ही है कि वो विलायक होगा। तो यहां पर इस प्रकार से ये हमारा हेनरी का नियम हो जाता है। तो हेनरी का नियम एक बार फिर से समझ लीजिएगा, बता देता हूं मैं आपको कि जितना ज्यादा उस जो पेप्सी है, जो कोका कोला है, आपके देखते हैं उसको, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है, तो वो बहुत हाई प्रेशर, उच्च दाब, जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेप्सी या कोका कोला के अंदर फिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, है ना। तो इस यही नियम हमारा हेनरी का कहता है कि ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए, है ना, ताप नहीं बदलना चाहिए। अगर ताप बदल गया तो कंडीशन थोड़ा सा बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहां पर देखिएगा लिखा हुआ के एच बराबर पी अपॉन एक्स जी। देखिए के एच जो हेनरी नियतांक है वो विलायक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। यानी अगर विलायक बदल जाए, सॉल्वेंट बदल जाए, तो हेनरी नियतांक का मान क्या होगा, वो ही बदल जाएगा। और एक चीज यहां समझ लीजिए कि जैसे टेम्परेचर है, तापमान है ना, हेनरी नियतांक जो है वो तापमान पर भी डिपेंड करता है। तो मान लिया कि कहीं पर टेम्परेचर बढ़ने लगे, तापमान ज्यादा हो जाए, है ना, मान लिया टेम्परेचर बढ़ जाए, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसा पाया गया है कि हेनरी नियतांक का मान क्या होता है, बढ़ता है, यानी के एच की वैल्यू क्या होगी, ये भी बढ़ेगी। देखिए तापमान बढ़ेगा तो हेनरी नियतांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां पर जरा देखिएगा, अगर हेनरी नियतांक बढ़ गया, ये ऊपर लिखा हुआ है हेनरी नियतांक, अगर हेनरी नियतांक बढ़ जाएगा तो ये इसका उल्टा है, गैस की विलेयता द्रव में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो यहां से देखिएगा ये क्या होगा कि गैस की विलेयता क्या होगी, द्रव में कम हो जाएगी। यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा गैस की जो द्रव में विलेयता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस फार्मूले से नजर आ रहा है ना, के एच बराबर पी अपॉन एक्स जी, यानी के एच बढ़ेगा तो एक्स जी यानी गैस की द्रव में विलेयता क्या है, घट जाएगी। और यही रीजन होता है कि गर्म जल में जो जलीय जीव होते हैं, जब गर्मियां होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, या गर्म जल में आप मछली को डाल दीजिए तो मछली क्या होगी, ऑटोमेटिक मर जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस जो है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान, तो हेनरी नियतांक का मान क्या होगा, देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी नियतांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हेनरी नियतांक यहां से देखिए बढ़ेगा तो गैस की जो द्रव में विलेयता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गैस है, उस ऑक्सीजन गैस की मात्रा क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, जिसकी वजह से जो जलीय जीव हैं, मछली वगैरह है या अन्य कोई जलीय जीव हैं जो जल में रह करके जीवन यापन करते हैं या सांस लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अब जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा ही कम होने लगेगी तो धीरे धीरे जलीय जीव क्या करने लगेंगे, मरने लग जाएंगे, है ना। तो ये है हमारे टेम्परेचर का प्रभाव, यानी ताप बढ़ेगा तो हेनरी नियतांक बढ़ेगा, और हेनरी नियतांक बढ़ेगा तो गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही बन जाएगा कि जो जलीय जीव हैं वो मरना चालू हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा हेनरी का नियम। उम्मीद करता हूं कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी जो आपने रूल पढ़ा है हेनरी का, उसका प्रयोग कहां कहां पर दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, या वो रूल कहां कहां पर अप्लाई होता है डेली लाइफ में, उसको देखेगा। तो नंबर फर्स्ट कहता है कि शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने में बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यानी आपको मैंने अभी बताया था कि जो पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक जो होती है आपकी, शीतल पेय क्या है, वो कोल्ड ड्रिंक है ना। तो शीतल पेय में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता को बढ़ाया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को अगर जो है द्रव में मिलाना है, लिक्विड में मिलाना है, तो क्या करना होता है कि बोतल को बहुत ही उच्च दाब लगा करके उसे बंद किया जाता है। तभी है क्योंकि अगर दाब लगाएंगे तो हेनरी का नियम ही कहता है कि जितना दाब लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस की मात्रा द्रव के अंदर हो जाएगी, है ना। तो पहला पॉइंट आपका यही कह रहा है। सेकंड हमारा कहता है कि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होने पर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ना। यानी अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होने पर शरीर में ऑक्सीजन गैस की मात्रा क्या होती है,
कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और कम होने की वजह से हमें थकावट का अनुभव आसानी से होने लगता है ना। थर्ड नंबर जो लिखा कि गहरे समुद्र में गोताखोर उच्च दाब की वायु से सांस लेते हैं, जिससे उनके रक्त में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में घुलने लगती है, और इसी की वजह से उसमें क्या होता है कि हीलियम गैस का मिश्रण मिला दिया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो इस प्रकार से हेनरी का नियम हो गया और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हो गए। तो इसके बाद हमारे जो आते हैं टॉपिक वो है हेनरी के नियम के न्यूमेरिकल्स, और हेनरी के नियम के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।